देश के दुश्मनों पर ताबड़तोड़ वार करना हो तो पिनाका रॉकेट लॉन्चर से बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता। अब रक्षा मंत्रालय ने युद्ध के मैदान के इस योद्धा की ताकत को और बढ़ाने का फैसला किया है, यानी पिनाका को और भी घातक बनाने की तैयारी की जा रही है। इसकी जिम्मेदारी डीआरडीओ को सौंप दी गई है। इसकी रेंज को बढ़ाने के साथ साथ अब इसकी मारक क्षमता भी बढ़ाई जा रही है। दुश्मनों पर मौत की बरसात। एक साथ दर्जनों रॉकेट फायर करने की क्षमता। लक्ष्य पर सटीक निशाना, दुश्मन को ढूंढकर नेस्तनाबूद करने की काबिलियत। यह है हिंदुस्तान का स्वदेशी मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर पिनाका। यह सिर्फ रॉकेट लॉन्चर नहीं बल्कि दुश्मनों के लिए मौत का पैगाम है। एक बार पिनाका का रुख दुश्मन की तरफ हो जाए तो दुश्मन के खेमे में खलबली मच जाती है। पिनाका से दागे गए रॉकेट दुश्मनों को निस्तनाबूद करके ही दम लेते हैं। हिंदुस्तान का एक ताकतवर योद्धा अब दुश्मनों के लिए और घातक बनने को तैयार है। मंगलवार को हुई रक्षा अधिग्रहण परिषद की बैठक में इस रॉकेट लॉन्चर की मारक क्षमता को और बढ़ाने पर अहम फैसला लिया गया। रक्षा मंत्रालय ने पिनाका की ताकत बढ़ाने के लिए डीआरडीओ की 8,599 करोड़ की परियोजना को मंजूरी दी है। सेना की ताकत बढ़ाने के लिए डीआरडीओ 3 अलग अलग प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है। इनमें से 2 प्रोजेक्ट पिनाका रॉकेट लॉन्चर सिस्टम से जुड़े हैं। रक्षा मंत्रालय ने डीआरडीओ के जिन प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है उनमें से पहला है पिनाका MK1 एरिया डिनायल म्यूनिशन रॉकेट सिस्टम। दूसरा है पिनाका MK2 गाइडेड एक्सटेंडेड रेंज रॉकेट एम्यूनिशन और तीसरा है इन्फेंट्री कॉन्वेंट व्हीकल कमांड। पिनाका MK1 और पिनाका MK2 बरसों से हिंदुस्तान की सेना के सबसे भरोसेमंद हथियार रहे हैं। इनसे दागे जाने वाले रॉकेट पर क्लस्टर बम, एंटी टैंक बम और बारूदी सुरंग उड़ाने वाले हथियार भी लगाए जा सकते हैं। केवल 44 सेकंड में इस मिसाइल सिस्टम से 12 मिसाइलें दागी जा सकती हैं। 90 किलोमीटर दूर बैठा दुश्मन भी पिनाका मिसाइल की नजरों से बच नहीं सकता। यही वजह है कि इस रॉकेट लॉन्चर से देश के दुश्मन खौफ खाते हैं। डीआरडीओ में बना पिनाका MK1 एरिया डिनायल म्यूनिशन युद्ध क्षेत्र में कई तरह से सेना के काम आता है। ये टैंक को ध्वस्त करने के साथ साथ बख्तरबंद गाड़ियों को भी तबाह कर सकता है। पिनाका MK1 की रेंज 40 किलोमीटर है। पिनाका MK2 गाइडेड मिसाइल है। एक बार लॉन्च होने के बाद ये दुश्मन को खुद ही ढूंढ लेता है। पिनाका MK2 की रेंज 90 किलोमीटर है। पिनाका से दागे गए रॉकेट 5,757 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दुश्मन की तरफ बढ़ते हैं। रक्षा मंत्रालय से अनुमति मिलने के बाद डीआरडीओ पिनाका के दोनों वेरिएंट को और घातक बनाने की कोशिशों में जुट गया है। देश में हुए तमाम परीक्षणों में पिनाका रॉकेट लॉन्चर अपनी ताकत साबित कर चुका है। करगिल के युद्ध में भी इस रॉकेट लॉन्चर ने दुश्मनों की धज्जियां उड़ा दी थी। बंकरों में छिपे दुश्मन भी पिनाका से बच नहीं पाए थे। डीआरडीओ पिनाका MK3 वेरिएंट पर भी काम कर रहा है, जो अभी निर्माणाधीन है। तैयार होने पर पिनाका MK3 की रेंज करीब 120 किलोमीटर तक होगी। पिनाका मुश्किल से मुश्किल हालात में भी दुश्मनों पर सटीक निशाना लगाता है। इसे कहीं भी ले जाना आसान है। ये पहाड़ी इलाके में भी तैनात हो जाता है। ये जब दुश्मनों पर ताबड़तोड़ वार करता है तो दुश्मन को संभलने का वक्त भी नहीं मिलता। यही वजह है कि दुश्मन के ठिकानों को कब्रिस्तान में बदलने के लिए ये बरसों से भारतीय सेना का सबसे सटीक हथियार रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। रक्षा क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर बनने की कोशिश लगातार कर रहा है और इसी कड़ी में एक बार 28,000 करोड़ के रक्षा सौदे को मंजूरी दी गई है। खास बात यह है कि सौदे में खरीदे जाने वाले हथियार देशी डिजाइन के होंगे और देश के भीतर ही बनेंगे, यानी ये पूरी तरह स्वदेशी होंगे। जमीन पर जंग हो या समुद्री रास्ते से होने वाली घुसपैठ, हर हाल में हिंदुस्तान अपनी हिफाजत को पुख्ता करेगा और वो भी अपने ही बनाए हथियारों के दम पर।
यही है नए भारत की आत्मनिर्भर पहचान, जिसमें उसके हर हथियार पर देसी मुहर हो। इसके लिए रक्षा मंत्रालय लगातार ऐसे सौदों को मंजूरी दे रहा है। रक्षा मंत्रालय ने मंगलवार को 28,732 करोड़ रुपए के रक्षा सौदे को मंजूरी दी है। इसमें 4 लाख कार्बाइन्स, स्वार्म अटैक ड्रोन, बुलेट प्रूफ जैकेट, रॉकेट, आईसीबी व्हीकल और 14 फास्ट पेट्रोलिंग बोट्स शामिल हैं। इन सभी रक्षा उपकरणों को अपने ही देश में डिजाइन और विकसित किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में मंगलवार को रक्षा अधिग्रहण परिषद की बैठक हुई। बैठक में सेना के तीनों अंगों के प्रमुख और रक्षा सचिव भी मौजूद रहे। 28,000 करोड़ के जिस सौदे को मंजूरी दी गई, उसमें ये सभी हथियार आईडीडीएम यानी इंडिजिनस डिजाइन डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग और इंडियन बाय के तहत खरीदे जाएंगे। अब आपको बता दें कि जिन हथियारों की खरीद की मंजूरी दी गई है, उसका फायदा सेना को कैसे मिलेगा। थल सेना के लिए 4 लाख क्लोज क्वार्टर बैटल कार्बाइन शामिल है। इन छोटी राइफल को पारंपरिक युद्ध से लेकर हाइब्रिड वॉरफेयर और काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन के लिए सैनिकों को दिया जाएगा। एलओसी और क्लोज कॉम्बैट में स्नाइपर राइफल के हमले से बचने के लिए BIS लेवल 6 की बुलेट प्रूफ जैकेट्स भी खरीदी जाएगी। इसके अलावा थल सेना के लिए रॉकेट एम्यूनेशन, एरिया डिनायल एम्यूनेशन और इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल को भी मंजूरी दी गई है। इसे DRDO ने बनाया है। हाल ही में यह बात सामने आई है कि युद्ध के दौरान ड्रोन टेक्नोलॉजी फोर्स मल्टीप्लायर के तौर पर काम कर सकती है। लिहाजा स्वार्म ड्रोन्स को खरीदने की मंजूरी दी गई है। इसमें सिविल आर्म्स और अटैक ड्रोन दोनों शामिल हैं। इसके अलावा कोस्ट गार्ड के लिए 14 फास्ट पेट्रोलिंग बोट्स और नौसेना के कोलकाता क्लास युद्धपोत के लिए मरीन गैस टरबाइन जनरेटर को खरीदने की भी मंजूरी दी गई। जाहिर है इन सौदों का असर सिर्फ हिंदुस्तान की सेना के बेड़े पर ही नहीं पड़ेगा, बल्कि उनके मनोबल पर भी पड़ेगा, क्योंकि दुश्मन के खिलाफ कोई जंग सिर्फ हथियारों के दम पर ही नहीं, बल्कि मनोबल से भी लड़ी जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब देखिए, हथियारों और रक्षा उपकरणों के पूर्ण स्वदेशीकरण की तरफ भारत ने तेजी के साथ आगे बढ़ना शुरू कर दिया है। अब भारत एक ऐसे टारगेट की तरफ आगे बढ़ता जा रहा है जब सेना सिर्फ वही हथियार चलाएगी जो मेड इन इंडिया होंगे, जिनका निर्माण देश में होगा। यानी भारत में 68% तक रक्षा उपकरणों का स्वदेशीकरण हो चुका है। यानी टारगेट अब बहुत ज्यादा बड़ा नहीं, और जिस स्पीड के साथ, जिस रफ्तार के साथ भारत हथियारों को बनाने की मुहिम में जुटा है, उससे जल्द ही भारत हथियार बेचने वाले देशों की लिस्ट में टॉप 5 देशों में शुमार हो सकेगा। चाहे आकाश मिसाइल के एडवांस वर्जन का सफल परीक्षण हो या ब्रह्मोस मिसाइल के एंटीशिप वर्जन का सफल परीक्षण, या फिर सुखोई फाइटर जेट से ब्रह्मोस मिसाइल का कामयाब टेस्ट, या सुखोई फाइटर जेट के लिए स्वदेशी ट्रैकिंग सिस्टम बनाने के लिए किया गया फरार। भारत की ताकत की ये वो चंद तस्वीरें हैं जो रक्षा क्षेत्र में भारत की तेजी से बढ़ती आत्मनिर्भरता की मिसाल पेश कर रही हैं। यानी इन हथियारों को मेक इन इंडिया मिशन के तहत देश में ही बनाया जा रहा है। साथियों, बीते 8 वर्षों में हमने सिर्फ डिफेंस का बजट ही नहीं बढ़ाया है, ये बजट देश में ही डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के विकास में भी काम आए, ये भी सुनिश्चित किया है। रक्षा उपकरणों की खरीद के लिए तय बजट का बहुत बड़ा हिस्सा आज भारतीय कंपनियों से खरीद में ही लग रहा है। गुजरे सालों में भारत सरकार ने देश के रक्षा बजट में लगातार बढ़ोतरी की है। 2013-14 से लेकर अब तक देश का रक्षा बजट लगभग 2 गुना हो चुका है। सरकार का पूरी तरह इस बात पर जोर है कि डिफेंस सेक्टर में आयात को घटाया जाए और एक्सपोर्ट यानी निर्यात में बढ़ोतरी की जाए, जिसमें कुछ हद तक कामयाबी भी मिली है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार अगर 2012 से 2016 और उसके बाद के 5 सालों में भारत के रक्षा आयात की तुलना करें तो इसमें 21% की कमी आई है। रक्षा आयात में 21% की कमी का मतलब है सालाना लगभग 3,000 करोड़ रुपए की बचत। तो वहीं अगर डिफेंस सेक्टर के निर्यात पर नजर डालें तो 2021-22 में भारत ने कुल 11,607 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट किया है, जिसके चलते हथियारों के निर्यातक देशों में लगातार भारत की धाक बढ़ी है। सिप्री की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के 25 हथियार निर्यातक देशों में भारत शामिल है और आज भारत दुनिया के 72 देशों को हथियार बेच रहा है।
इसके लिए भारत अपने यहाँ 209 रक्षा उपकरणों का उत्पादन कर रहा है। स्वीडिश थिंक टैंक स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की हालिया रिपोर्ट के अनुसार 2020 में टॉप 100 रक्षा कंपनियों में भारत की 3 कंपनियां शामिल रही। ये कंपनियां हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। और हाल ही में भारत ने पहली बार फिलीपींस के साथ ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल बेचने का समझौता किया है। हालांकि भारत ने एक ऐसे समय में हथियारों के निर्यात क्षेत्र में कदम रखा है जो परंपरागत हथियारों के बाजार पर अमेरिका, रूस, चीन और इजराइल का एकाधिकार है। बावजूद इसके हथियारों के निर्यातक देशों में पिछले कुछ सालों में भारत का दखल काफी बढ़ा है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है डिफेंस सेक्टर में भारत की आत्मनिर्भरता, जिसके चलते भारत न केवल अपने डिफेंस जरूरतों को पूरा कर रहा है बल्कि दुनिया के देशों से ये उपकरण बेचने की ओर भी बढ़ रहा है। भारत ने देश में ही हथियार निर्माण को बढ़ावा देने के लिए अगस्त 2020 में कई डिफेंस उपकरणों के आयात पर रोक लगा दी थी। इसके बाद से इन्हें देश में तैयार करने की योजना पर तेजी से काम चल रहा था। भारत में अब तक 156 डिफेंस उपकरणों को एक्सपोर्ट के लिए क्लियरेंस मिल चुका है। इसमें सबसे पहला नाम लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस का है। इस लिस्ट में कई मिसाइल शामिल हैं, जैसे हवा से हवा में मार करने वाली अस्त्र मिसाइल, सतह से हवा में मार करने वाली आकाश मिसाइल। इसके अलावा आर्मी, नेवी और एयरफोर्स यानी सेना के तीनों कमांड्स के लिए ब्रह्मोस वेपन सिस्टम को भी एक्सपोर्ट के लिए क्लियरेंस मिल चुका है। साथ ही एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग भी इस लिस्ट में शामिल है। बात अगर बैटल टैंक की करें तो अर्जुन मार्क 1A अपग्रेडेड टैंक भी इस लिस्ट में शामिल है। इसके अलावा आर्टिलरी गन्स पर नजर डालें तो एडवांस आर्टिलरी गन सिस्टम को भी एक्सपोर्ट के लिए क्लियरेंस मिल चुका है। इसके अलावा भारत की इस लिस्ट में अब एंटी टैंक माइन और विस्फोटक, 19 एरोनॉटिकल सिस्टम, 41 अस्त्र और कॉम्बैट सिस्टम, 4 मिसाइल सिस्टम, 27 इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन सिस्टम, 10 लाइफ प्रोटेक्शन सिस्टम, 28 नेवल सिस्टम, 16 न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल और केमिकल वेपन सिस्टम को एक्सपोर्ट के लिए क्लियरेंस मिल चुका है। भारत ने अगले 5 वर्षों में हथियारों के निर्माण में 1,75,000 करोड़ के टर्नओवर का लक्ष्य रखा है। यानी आत्मनिर्भर भारत की इस पहल से एक तरफ देश की ताकत लगातार बढ़ रही है तो दूसरी तरफ इस ताकत से दुनिया में भारत की धाक भी जम रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तिरंगा हमारी आन, बान और शान का प्रतीक है। किसी भी राष्ट्र की स्वतंत्रता की पहचान उसका संविधान और राष्ट्रीय ध्वज होता है। संविधान से हमारा देश लोकतांत्रिक तरीके से चलता है और तिरंगा हमारी एकता, अखंडता और संप्रभुता को बल प्रदान करता है। आईटीबीपी के जवानों ने लद्दाख में 12,000 फीट की ऊंचाई पर तिरंगा लहराया और हर घर तिरंगे का संदेश दिया। हाल ही में आईटीबीपी ने लेह लद्दाख से एक उत्तर पश्चिम सीमांत आईटीबीपी माउंटेन टेरेन बाइक अभियान की शुरुआत की और इस अभियान के दौरान आईटीबीपी आजादी का अमृत महोत्सव के संदेश का प्रचार प्रसार करेगी और हर घर तिरंगा अभियान पे जागरूकता भी फैलाएगी। ये अभियान लद्दाख के ऊंचाई वाले इलाकों से होते हुए कराकोरम दर्रे तक पहुंचेगा और 7 अगस्त 2022 को लेह लौटेगा। दरअसल इस साल हमारा देश आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है और खुद प्रधानमंत्री मोदी ने आजादी के अमृत महोत्सव पर हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की। इस साल स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों से 13 से 15 अगस्त के दौरान तिरंगा फहराने की अपील की है। चीन और उसकी हरकतों को लेकर लगातार सवाल खड़े होते आए हैं। ऐसे में हिंदुस्तान भी चीन को उसकी हर चाल का माकूल जवाब देने में जुट गया है। ऐसी ही एक तैयारी अब 18,000 फीट पर नेटवर्क बनाकर की जा रही है। यहां पर 4G और 5G नेटवर्क सिस्टम लगाने की कोशिश है ताकि सेना में कम्युनिकेशन को रफ्तार दी जा सके। चीन को अब एक और मोर्चे पर शिकस्त देने की तैयारी। चीन की चालाकियों का जवाब अब उसी अंदाज में दिया जाएगा। सीमा पार चीन भले ही अपने कम्युनिकेशन नेटवर्क को बढ़ा रहा है, लेकिन भारत भी अब इसमें पीछे रहने वाला नहीं है। 18,000 फीट की ऊंचाई पर 4G और 5G नेटवर्क के जरिए हिंदुस्तान चीन को यह एहसास कराने की कोशिश में है
कि नए दौर के भारत में नामुमकिन कुछ भी नहीं। दरअसल चीन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बाद कई ठिकानों पर 5G नेटवर्क स्थापित कर चुका है। चीन ये काम कई साल से कर रहा है। चीन ने ये काम साल 2020 में लद्दाख में भारतीय और चीनी सेना के बीच हुए संघर्ष के बाद किया था। चीन ने बेहतर कम्युनिकेशन के लिए 5G नेटवर्क बिछा दिया है। अब भारतीय सेना ने भी रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन जारी किया है ताकि मोबाइल कम्युनिकेशन कंपनियां LAC के आसपास के इलाकों में हाई स्पीड नेटवर्क वाला मोबाइल सिस्टम बना सके। 4G और 5G नेटवर्क का उपयोग लद्दाख से लेकर LAC के आसपास कई जगह किया जाएगा। RFI के मुताबिक बताए गए नेटवर्क का उपयोग भारतीय सेना के वो जवान करेंगे जो पहाड़ी या 18,000 फीट की ऊंचाई पर तैनात है। यहां नेटवर्क ऐसा होना चाहिए जो बेहद भरोसेमंद और सुरक्षित हो, ताकि सिक्योर वॉइस मैसेज और डेटा सर्विस मिल सके। साथ ही ऑपरेशनल जरूरतों के मुताबिक संदेश आ जा सके। खास यह है कि इसमें टेली कम्युनिकेशन कंपनी को करार के 12 महीने के भीतर नेटवर्क सिस्टम बनाने की बात कही गई है। इसका मकसद है कि भारतीय सेना PLA के कम्युनिकेशन सिस्टम को टक्कर दे सके, क्योंकि भारत की इस कमजोरी का फायदा चीन उठा सकता है। LAC और इसके आसपास सड़कें और ब्रिज लगातार बन रहे हैं। ऐसे में अगर यह हाई स्पीड नेटवर्क बनता है तो यकीनन फौज के कम्युनिकेशन सिस्टम में तेजी आएगी, जिसका फायदा तत्काल बैकअप बुलाने, संदेश पहुंचाने और राहत कार्यों में होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात अगली गुड न्यूज की। सुपर स्पीड वाले 5G का इंतजार खत्म होने को है। 5G सर्विस का काम अंतिम चरण में चल रहा है और जल्दी सभी लोगों तक 5G इंटरनेट पहुंचने वाला है। कल 5G टेलीकॉम स्पेक्ट्रम की पहले दिन की ऑनलाइन नीलामी की गई। पहले दिन बिड प्रोसेस के कुल 4 राउंड हुए और अब 5वें दौर की नीलामी आज होगी। कौन कौन सी कंपनीज इस रेस में शामिल है और किस कंपनी को मिल सकती है 5G की कमान, देखिए इस रिपोर्ट में। महज 10 सेकंड में 2 GB की पूरी मूवी डाउनलोड, यानी 4 GB से भी 10 गुना तेज और बिना रुकावट के साफ इंटरनेट कॉल। ये कमाल करेगा 5G नेटवर्क, जिसका इंतजार खत्म हो गया है, क्योंकि गुड न्यूज ये है कि 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी शुरू हो गई है। अब जल्दी ही आम लोगों तक 5G इंटरनेट पहुंचने वाला है। 5G इंटरनेट सेवा के शुरू होने से देश में काफी कुछ बदलने वाला है। इससे न केवल लोगों का काम आसान होगा, बल्कि मनोरंजन और संचार में भी काफी कुछ बदल जाएगा। और इसी बदलाव को लाने के लिए देश में 5G ऑक्शन शुरू किया गया। कंप्लीट स्पेक्ट्रम के एलोकेशन का प्रोसेस 15 अगस्त से पहले कंप्लीट कर देंगे, जिससे कि इंडस्ट्री तैयार हो जाए 5G सर्विसेज को लॉन्च करने के लिए। वो 15 अगस्त से पहले करने का टारगेट है और उसके बाद में डिवाइसेस लगना वगैरह वगैरह सब कंप्लीट होके सितंबर-अक्टूबर के टाइम फ्रेम में सर्विसेज लॉन्च करने का टारगेट है। और इंडस्ट्री एक सनराइज इंडस्ट्री की तरफ बढ़ रही है, टेलीकॉम इंडस्ट्री, जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का विजन है। ग्लोबल बेंचमार्किंग, वेरी लाइट रेगुलेशन एंड रेगुलेशन शुड बी इन प्रोपोर्शन टू व्हाट वी नीड टू डू। इन सबको देखते हुए नई टेक्नोलॉजी, डिजिटल इंडिया का जो फाउंडेशन है वो टेलीकॉम है, तो उस सबको देखते हुए आज का ऑक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस नीलामी में देश की 3 बड़ी टेलीकॉम कंपनियों के साथ दूसरे प्लेयर्स भी हिस्सा ले रहे हैं। 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी में जियो, VI और एयरटेल के साथ गौतम अडानी की अडानी डेटा नेटवर्क भी शामिल है। नीलामी में कुल 72 गीगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम को नीलामी के दौरान रखा जाएगा, जिसकी कीमत 4.3 लाख करोड़ रुपए है। इस रेस में जियो के सबसे आगे रहने का अनुमान है, हालांकि उसे एयरटेल से चुनौती मिलने की चर्चा है। नीलामी के लिए कंपनियां पहले ही एडवांस रकम जमा करा चुकी हैं। शुरुआती रकम के तौर पर मुकेश अंबानी की रिलायंस जियो ने 14,000 करोड़ रुपए की EMD जमा कराई है। ये रकम अडानी समूह के 100 करोड़ के मुकाबले 140 गुना ज्यादा है। वहीं भारतीय एयरटेल ने 5G के लिए बतौर एडवांस 5,500 करोड़ जमा करवाए हैं और वोडाफोन आइडिया ने 2200 करोड़ रुपए जमा करवाए हैं। ऑक्शन में बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन हुआ है। बाय एंड ऑफ द डे 4 राउंड्स कंप्लीट हुए हैं और अभी तक का जो रिस्पांस है, उस रिस्पांस से लगता है कि पुराने जो हमारे रेवेन्यू के रिकॉर्ड्स रहे ऑक्शन में, उससे ज़्यादा रेवेन्यू इस बार आएगा। अभी तक का अंदाजा है करीब 1,45,000 करोड़ का रेवेन्यू आने की संभावना है।
कंपनियों के एडवांस रकम से संकेत जाहिर है कि ग्राहकों के लिहाज से देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी जियो आक्रामक तरीके से बोली लगाने वाली है। ये 5G नेटवर्क की लॉन्चिंग का अंतिम पड़ाव है। इसके बाद कंपनियां 2 से 3 महीने में 5G नेटवर्क देना शुरू कर देंगी और 5G की सुविधा शुरू होने पर सबसे पहले 13 शहरों में 5G इंटरनेट रफ्तार पकड़ेगा। इन 13 शहरों में सबसे पहले दिल्ली, लखनऊ, चंडीगढ़, गुरुग्राम, अहमदाबाद, कोलकाता, जामनगर, गांधीनगर, हैदराबाद, मुंबई, पुणे, बेंगलुरु और चेन्नई शामिल हैं। 5G के आने से इन शहरों में विकास की रफ्तार भी 5 गुनी बढ़ जाएगी। संचार सेवा की रफ्तार पकड़ने से हर सेक्टर, चाहे वो हेल्थ हो, एजुकेशन हो, मनोरंजन हो, ऑटोमोबाइल हो, कृषि हो, विज्ञान अनुसंधान हो, हर सेक्टर में विकास का रास्ता साफ हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब तक आपने भगवान को सोने चांदी के झूलों पर झूलते हुए देखा होगा, लेकिन सूरत के मंदिर में भगवान स्वामी नारायण को बांस से बने झूले पे झुलाया जा रहा है। हर साल सावन के महीने में यहां 1 महीने के लिए झूले उत्सव का आयोजन किया जाता है, जिसमें झूले बनाने में अलग अलग सामान का इस्तेमाल होता है। इस बार बांस से झूले बनाए गए हैं और बड़ी तादाद में श्रद्धालु यहां दर्शन के लिए आ रहे हैं। सौम्यता और सादगी की प्रतिमूर्ति, ना कोई चमक दमक, ना कोई आडंबर, लेकिन खूबसूरती ऐसी कि किसी का भी मन मोह ले, साथ सज्जा ऐसी कि नजरें हटाने का दिल ना करे। तस्वीरें सूरत के स्वामी नारायण मंदिर की हैं, जहां भगवान स्वामी नारायण को बांस के बने झूले पर झुलाया जा रहा है। किसी झूले पर भगवान बांस के झूले पर बैठे हैं, तो किसी झूले पर खड़े हैं। यहां आने वाला हर श्रद्धालु झूले पर भगवान को झुलाकर उनका आशीर्वाद ले रहा है। भगवान स्वामी नारायण की यह अद्भुत छटा श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। यहाँ जो झूले लगे हैं वो बांस के झूले हैं, बांस से बनाए गए हैं। यहाँ पे झूले हैं वो बहुत अच्छे हैं, इसमें लोगों ने कई सारी मेहनत की है। यहाँ दर साल ऐसे झूले लगते हैं और दूर दूर से लोग इसे देखने को आते हैं। खास बात यह है कि भगवान का झूला ही नहीं, इस पूरे मंदिर को ही बांस से सजाया संवारा गया है। बांस की छत है, बांस का फर्श है, बांस की सीढ़ी है, बांस की घंटियां हैं और बांस के ही बने सजावट के तरह तरह के सामान। सावन महीने में यहाँ हर साल 1 महीने के लिए झूला उत्सव का आयोजन किया जाता है। इस दौरान भगवान को अलग अलग वस्तुओं से बने झूले पर झुलाया जाता है, कभी ऊन तो कभी चम्मच। इस बार आयोजकों ने बांस का झूला तैयार किया है। हर साल कभी कभी स्पून के हिंडोले तैयार होते हैं, चम्मच के झूले तैयार होते हैं। वैसे ही कैंडी स्टिक्स के भी यहाँ पे झूले भगवान स्वामीनारायण के लिए तैयार हुआ है। इसी दौरान इस साल में बांस से बनाए हुए अति अद्भुत और कलात्मक भगवान के लिए झूला तैयार हुआ है। मंदिर में बांस के कई झूले बनाए गए हैं। इन झूलों को बनाने में 1200 बांस का इस्तेमाल किया गया है। 50 कलाकारों ने 1 महीने के अथक परिश्रम से झूला तैयार किया है। देश भर के प्रमुख मंदिरों में सावन के महीने में भगवान को झूले पर विराजमान करने की परंपरा है। ब्रज के किसी मंदिर में भगवान को सावन मास में 1 महीने तो किसी मंदिर में 1 दिन के लिए विराजमान किया जाता है। द्वारकाधीश भगवान जहां 1 महीने तक झूले पर विराजते हैं, तो भगवान बांके बिहारी हरियाली तीज के दिन साल में 1 बार सोने चांदी से बने विशाल झूले पर विराजमान होकर भक्तों को दर्शन देते हैं। उत्तर भारत के विशालतम दक्षिण भारतीय शैली के रंगनाथ मंदिर में भी झूलन उत्सव की परंपरा है। यहाँ भगवान रंगनाथ चांदी से बने झूले में विराजमान होकर भक्तों को दर्शन देते हैं। रंगनाथ मंदिर में झूलन उत्सव 13 दिन तक चलता है। इसी तरह सूरत के स्वामी नारायण मंदिर में 1 महीने तक भगवान स्वामी नारायण झूले पर विराजमान होते हैं।
पूरे 30 दिन तक इसी तरह यहाँ उत्सव की धूम रहती है। बड़ी तादाद में रोजाना यहाँ श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।